नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज हम बात शुरू करेंगे भाषा और शिक्षा शास्त्र, विशेष रूप से हिंदी भाषा और उसका शिक्षा शास्त्र। भाषा मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और जब हम इस भाषा के साथ एक शब्द शिक्षा जोड़ देते हैं, शिक्षण जोड़ देते हैं, तब यहाँ भाषा की प्रक्रिया थोड़ी सी बदल जाती है, भाषा की दशाएं बदल जाती हैं। सामान्यतः जब हम भाषा के संदर्भ में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये सरल अवधारणा है, परंतु जब हम इसे शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में बात करते हैं, तब हम यह भाषा सिखाने की बात करते हैं। सामान्य रूप में भाषा सीखने की बात की जाती है, लेकिन जब शिक्षा शास्त्र की बात करें तब हम भाषा सिखाने की प्रक्रिया भी साथ रखते हैं। और जब बात आती है भाषा सिखाने की, तो वो भाषा हम सिखा रहे हैं बालक को। ऐसा बालक जो भाषा जानता तो है, लेकिन हम उसे उसकी ज्ञात भाषा के अतिरिक्त एक नई भाषा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस नई भाषा को सिखाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जो चरण हैं, उस प्रक्रिया की जो अवधारणाएं हैं, उस प्रक्रिया की नींव है, उन सब की चर्चा की जाती है शिक्षा शास्त्र में। तो इस भाषा को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को जानने से पहले हम पहले जानते हैं कि यह भाषा क्या है जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं, एक बालक को सिखाना चाहते हैं। और जब हम इस बात को समझ जाएं कि भाषा क्या है और भाषा को सीखने की क्या प्रक्रियाएं हैं, किन चरणों से भाषा सीखी जाती है, भाषा की प्रमुख अवधारणाएं क्या है, उन सब की बात करें। तो आज का हमारा जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे, वह विषय होगा भाषा। और भाषा के संदर्भ में आज हम जो चर्चा करेंगे वह क्रम रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाषा स्वयं है क्या, वह तत्व। भाषा क्या है, सबसे पहले हम इस विषय पे बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भाषा के रूपों की, उसके बाद भाषा की प्रकृति और विशेषताओं की बात करेंगे। भाषा की प्रकृति और विशेषताएं। उसके बाद हम बात करेंगे भाषा और इसके साथ एक प्रचलित शब्द बोली, इन दोनों में क्या अंतर है, संक्षेप में इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद अब भाषा सीखने की अवधारणा पर आते हैं, तब हम बात करेंगे भाषा सीखने का मनोविज्ञान। इसके बाद भाषा सीखने की प्रक्रिया और भाषा सीखने में बिंब। तो आज की कक्षा में यह 7 प्रमुख बिंदु हमारे रहेंगे जिन पर हम बात करेंगे, जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि भाषा क्या है। तो देखिए, सरल शब्दों में हम कहें तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जब भाषा के आरंभिक रूप से हम देखें तो भाषा वास्तव में वह माध्यम है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं। अर्थात जिन विचारों का हम आदान प्रदान कर रहे हैं, जो विचार विनिमय, जिन विचारों के विनिमय का माध्यम भाषा है, वे विचार उत्पन्न किससे होते हैं? भाषा के माध्यम से।
हम उसी भाषा में सोच सकते हैं, उसी भाषा में विचार कर सकते हैं जो भाषा हम जानते हैं। हमें जिस भाषा का ज्ञान ही नहीं है, उस भाषा में विचार करना ही हमारे लिए संभव नहीं है। जैसे इस बात को हम एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, जैसा कि हम औसत विद्यार्थी जो होते हैं हम लोग, हमारे साथ एक दुविधा रहती है कि हम लोग अंग्रेजी भाषा में उतने कुशल नहीं होते जितने हिंदी भाषा में होते हैं। तुलनात्मक रूप से बात करें, ये अधिकतम विद्यार्थियों के साथ यह कठिनाई रहती है। अब मान लीजिए, हमने जो अंग्रेजी सीखी है, उस अंग्रेजी को जिस अवधारणा से हमने सीखा है, तो हम अंग्रेजी में ठीक ठाक वाक्य बना सकते हैं, सामान्य रूप में उसका अर्थ समझ सकते हैं। लेकिन जब अपने विचारों को अभिव्यक्त करना हो, तो अंग्रेजी भाषा में हम उतने सहज नहीं रहते। अब मान लीजिए, इसी दिशा में हमें किसी एक विषय पर कुछ पंक्तियां लिखनी है, कुछ कथन लिखने, एक लेख लिखना है। तो उस विषय पर भले ही हमारी समझ हो, लेकिन यदि अंग्रेजी भाषा में उसमें निबंध लिखना है, तो हम लोग सामान्य प्रक्रिया जो अपनाते हैं, हम उस विषय के बारे में सोचते हैं। और यदि आप ध्यान देंगे, इस प्रक्रिया को समझेंगे, तो देखिएगा हम उस विषय के बारे में हिंदी में ही सोच रहे हैं या हमारी ज्ञात भाषा में सोचते हैं, और उसके बाद उसे अंग्रेजी में अनुदित करते हैं। तो हिंदी में सोच रहे हैं और हिंदी के वाक्यों का अनुवाद करके उसे अंग्रेजी में लिख रहे हैं। तो कारण कि अंग्रेजी भाषा में हम उतने सहज नहीं हैं, हम अंग्रेजी भाषा में सोच नहीं पा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में विचार ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वास्तव में भाषा विचारों की उत्पत्ति का मूल स्रोत है। हम विचार उसी भाषा में कर पाएंगे जिस भाषा में हम सहज हैं, जिस भाषा को हम अच्छे से जानते हैं। चलिए, तो अब भाषा के परिचय से हम बात करें। भाषा जो शब्द है, इस भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। और इस भाष का अपना अर्थ होता है बोलना, कहना, बताना, प्रकट करना। ये इस भाष के अर्थ है। तो वास्तव में भाषा विचारों को व्यक्त करने और मनोभावों को प्रकाशित करने का एक साधन है। भाषा विचारों को व्यक्त करने और अपने मनोभावों को प्रकाशित करने का क्या है? साधन है। इससे पहले यदि हम बात करें तो भाषा वास्तव में क्या है? विचार करने का, कल्पना करने का साधन है। भाषा विचार करने का साधन है। भाषा कल्पना करने का साधन है। हम किसी दशा के बारे में, किसी स्थिति के बारे में जो कल्पनाएं करते हैं, वे उसी भाषा में करते हैं जो हमारी सहज भाषा है, जो ज्ञात भाषा है। तो साथ ही दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्राणी अपने उच्चारण अव्यय से किसी दूसरे प्राणी के समक्ष जो कुछ प्रकट करता है, वह क्या है? भाषा है। यद्यपि जब हम उच्चारण अव्यय की बात कर रहे हैं, तो ये प्रमुख रूप से मौखिक भाषा की बात कर रहे हैं। तो अपने उच्चारण अवयव से हम स्वयं बोलकर हमारे समक्ष व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को अपने विचारों को, मनोभावों को जो पहुंचाते हैं, यह जो प्रक्रिया है, यह जो साधन है, वह क्या है? भाषा है। और जटिल परिभाषा की बात करें तो भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। यादृच्छिक का अर्थ होता है कि जैसा समाज में स्वीकार किया गया है। यादृच्छिक किसे कहेंगे? भाषा का या किसी तत्व का वह रूप जिसे समाज में स्वीकार किया गया है।
तो भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों अर्थात भाषा का वैसा रूप जो सबने स्वीकार किया गया है, जिसे हम सामान्य रूप में मानक रूप कहते हैं, जिस रूप में सभी लोग उस भाषा को बोलते, सुनते, समझते हैं, वह रूप कहलाता है भाषा का यादृच्छिक रूप। ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग, ध्यान रहे भाषा का प्रयोग कहां होगा, केवल समाज में, और समाज से अर्थ है भाषा को बोलने वाले लोगों का समूह, भाषा को समझने वाले, भाषा को प्रयोग में लेने वाले लोगों का समूह ही भाषा का समाज है। तो समाज के लोग आपस में क्या करते हैं, विचार विनिमय करते हैं। तो इस एक ही परिभाषा से हम भाषा के संदर्भ में बहुत सी बातें जान सकते हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, समाज में काम में ली जाती है, विचार विनिमय का माध्यम है। और दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, संदेश आदि को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। अब ये सारी परिभाषाएं एक ही रूप को, एक ही तथ्य को बार बार दोहरा रही है, एक ही प्रक्रिया के बदले हुए रूप। और ये रूप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार परीक्षा में जब प्रश्न किए जाते हैं तो प्रश्न होते हैं निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है या कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, और वहां इस प्रकार के कथन हमें दिए होते हैं। तो उन कथनों से हम किसी प्रकार से भ्रमित नहीं हो, इसलिए उन सभी कथनों को जो अब तक परीक्षाओं में कहीं ना कहीं दिए गए, उन सभी कथनों को हमने इस परिभाषा में हमने सम्मिलित किया है, इन सभी कथनों को हमने साथ रखा है। अब इस भाषा के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं भी हैं, जैसे कामता प्रसाद गुरु जी की परिभाषा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टतया समझ लेता है। मतलब जिस माध्यम से हम अपने विचार दूसरों को भली भांति समझा सकते हैं और दूसरे के विचारों को भी बिल्कुल ठीक तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी परिभाषा स्वीट की है, तो ये कहते हैं कि भाषा स्वर ध्वनि द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। भाषा वास्तव में क्या है, ध्वनियों के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है, अर्थात विचारों को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है वही भाषा है। एक और परिभाषा देखिए, रामचंद्र वर्मा जी की परिभाषा है कि मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है भाषा कहलाती है। शब्दों और वाक्यों का समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाए उसे भाषा कहते हैं। फिर एक हिंदी के महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी की परिभाषा है, और अद्भुत परिभाषा है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। नादमय मतलब ध्वनि युक्त चित्र है, इसे हम कहें ध्वनिमय स्वरूप है। भाषा विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है जिसके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाती है। पंत जी की परिभाषा। और चौमस की एक कहते हैं भाषा के संदर्भ में कि बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात प्रत्येक बालक भाषा सीखने की क्षमता अपने साथ लेकर आता है। और ये हम सरलता से देख सकते हैं कि बालक जब अपनी मातृभाषा सीखता है अपने परिवार में, अपने परिवेश में, तो उसके लिए बालक को कोई औपचारिक शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। किसी विशेष प्रयोजन के माध्यम से, किसी विशेष माध्यम से, किसी विशेष प्रक्रिया से बालक को मातृभाषा नहीं सिखाई जाती। बालक भाषा सीखने की क्षमता अपने साथ लाता है और अपने परिवेश में सुनकर भाषा सीख जाता है। अपने परिवेश में सुनकर उस परिवेश की सुनी हुई भाषा का अनुकरण करके भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है, भाषा सीख जाता है। तो भाषा सीखने के लिए बालक में अलग से क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, भाषा जब हम प्रयोग में लेते हैं तो भाषा को दो रूपों में काम में लेते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक भाषा
और दूसरा है लिखित भाषा। बिल्कुल सरल प्रारूप है। अगर विचारों का अभिव्यक्तिकरण, विचारों की अभिव्यक्ति हम बोलकर कर रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं तो मौखिक भाषा, और वही अभिव्यक्ति यदि लिख कर रहे हैं तो वह लिखित भाषा है। देखिए, तो जब भाषा का प्रयोग बोलकर किया जाए तो वह क्या है? मौखिक भाषा है। या और व्यवस्थित शब्दों में कहें तो बातचीत, उद्बोधन और भाषण के द्वारा प्रयोग में ली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग बातचीत के द्वारा, उद्बोधन के द्वारा, भाषण के द्वारा, वार्तालाप में जो किया जाए वह रूप क्या है? मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा भाषा का प्रधान रूप है, ध्यान रहे। मौखिक भाषा भाषा का प्रधान रूप है और भाषा का आरंभिक रूप भी है। भाषा आरंभ कहां से होगी? भाषा के मौखिक रूप से होती है। जब मौखिक भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जो श्रोता हैं, उन श्रोता के पास बात को सुनना है और सुनकर ही उस अर्थ और भाव को ग्रहण करना होता है। यदि श्रोता बात को ठीक से सुन न पाए, समझ नहीं पाए, तो अपने विचारों को भली भांति व्यक्त कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए मौखिक भाषा में जो शब्दावली काम में ली जाती है वह अत्यंत सरल होनी चाहिए, साधारण शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली, और वाक्य हमेशा छोटे छोटे संक्षिप्त होने चाहिए। तो देखिए, मौखिक भाषा में छोटे छोटे और सुबोध वाक्यों का, सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि सुनने वाले को अर्थ ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक। लिखित भाषा इससे उलट चलेगी। लिखित भाषा में हम चाहें तो अलंकृत शब्दावली का, जटिल शब्दावली का, कठिन शब्दावली का, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पाठक के पास उसे पढ़कर आराम से चिंतन मनन करके अर्थ ग्रहण करने का पर्याप्त समय होता है। यदि एक बार पढ़कर बात समझ में नहीं आई तो वो दोबारा भी पढ़ सकता है, परंतु मौखिक भाषा रूप में सामान्यतः श्रोता को एक बार सुनकर ही अर्थ ग्रहण करना होता है। इसलिए शब्दावली जितनी सरल होगी, बात उतनी ही सरलता से समझ में आएगी। लेकिन लिखित भाषा, मौखिक भाषा जो है, इसका क्षणिक प्रभाव जो है वह अत्यंत प्रबल होता है, ध्यान रहे। मौखिक भाषा का जो तात्कालिक प्रभाव जिसे हम कहें, और प्रभावी शब्द जो कहें, प्रबल होता है, इतना लिखित भाषा में नहीं होता। जैसे एक सैनिक जो युद्ध करने के लिए जा रहा है, या एक खिलाड़ी जो मैदान में खेल रहा है, तो उन दोनों का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनमें ऊर्जा भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए हम किस भाषा का प्रयोग करेंगे? मौखिक भाषा का। क्योंकि उस समय उसे जिस उत्साह और जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वह किससे प्राप्त होगी? उसे मौखिक शब्दों से। तैयार हो जाओ, बस आज जीत के दिखाना है, सामने वाले दल को धूल चटा देनी है। अगर यही बात हम उसे लिख कर दें, कागज पर लिख कर दे दें, ले भाई पढ़ और प्रोत्साहित हो, तो उसमें वह उत्साह आना संभव ही नहीं है। तो वह उत्साह किस माध्यम से आएगा? मौखिक भाषा से आएगा। तो तात्कालिक प्रभाव अत्यंत प्रबल होता है, और मनोभावों की जो विशुद्ध अभिव्यक्ति है, या मनोभावों की जो सर्वाधिक प्रभावी अभिव्यक्ति है, वह मौखिक भाषा में ही होती है। वक्ता के मनोभावों की स्पष्ट एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति
मौखिक भाषा में ही होती है। जैसे हम किसी समूह में बैठे चर्चा कर रहे हैं और किसी बात को सुनकर हम बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, तो उस व्यक्ति जिसकी बात को सुनकर हम प्रसन्न हैं, आनंदित हुए, उससे कह रहे अरे वाह भाई क्या बात कही, आनंद आ गया। तो वहां जो आनंद आप अनुभूत कर रहे हैं वह आपके शब्दों में स्पष्ट झलकेगा। या आप क्रुद्ध हैं, तब भी अपने क्रोध को मौखिक रूप से प्रकट करेंगे तो वो अत्यंत प्रभावी रूप से प्रकट होगा। पर वही बात आप लिख कर दें, अरे भाई आज तो आनंद आ गया, और पर्ची पकड़ा दीजिए उसे, तब उस अभिव्यक्ति जो मनोदशा है आपकी, जो मनोभाव है, उसकी अभिव्यक्ति में वह प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ, परंतु एक जो दोष है इसमें कि मौखिक भाषा का जो प्रभाव है, जो उत्साह है, यह अस्थायी होता है। कुछ दशाओं में स्थायी भी होगा, परंतु सामान्यतः अस्थायी होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें प्राय लगता है कि कोई आदमी हमें प्रोत्साहित करे, जिसे हम मोटिवेट करे। तो जब हम किसी का ऐसा उद्बोधन सुनते हैं, ओजस्वी भाषण सुनते हैं, तब अचानक मन में ऐसा उत्साह जागता है, वास्तव में ये बात ठीक कह रहा है, और अब देखो मैं कैसा पढ़ के दिखाता हूं, और अगले दिन से हम सुबह 5 बजे जागेंगे और पूरे जोर शोर के साथ पढ़ने में जुट जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन धीरे 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 4-5 दिनों में वह उत्साह ठंडा पड़ जाता है और हम अपने उस पुरानी दिनचर्या पर लौट आते हैं। तो उसका प्रभाव तो हुआ, जो हमने कहा तात्कालिक प्रभाव तो प्रबल हुआ, लेकिन प्रभाव रहा कैसा? अस्थायी रहा। लिखित भाषा में इतना प्रबल नहीं होता, लेकिन प्रभाव धीरे धीरे होता है, इसलिए स्थायी होता है। और साथ ही मौखिक भाषा में प्रकट विचार भी अस्थायी रहते हैं, जबकि लिखित भाषा के जो विचार है वे हजारों लाखों वर्षों तक स्थायी रहते हैं। मौखिक भाषा में हम सामान्य विषयों पर चर्चा करते हैं, परंतु कोई गहन बात जब करनी हो, गंभीर चिंतन का जब उल्लेख हो, तो वहां लिखित भाषा ही अधिक उपयोगी है। तो बात करते हैं हम लिखित भाषा की। तो जो बात हम बोल रहे हैं उसी को यदि लिख दिया जाए, लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना लिखित भाषा है। तो उच्चरित शब्दों का लेखन करना क्या है? लिखित भाषा है। या यूं कहें कि लिपि के माध्यम से लिखकर काम में ली गई भाषा क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। लिपि भाषा को लिखने की व्यवस्था है। लिखित भाषा भाषा का गौण रूप है, जान रहे, मौखिक भाषा प्रधान रूप है, क्योंकि उसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग सीमित मात्रा में होता है। मौखिक भाषा का प्रयोग एक विशाल वर्ग करता है, लिखित भाषा का प्रयोग एक सीमित वर्ग करता है। तो लिखित भाषा भाषा का गौण रूप है, लेकिन यहाँ पाठक के पास विषय वस्तु को बार बार पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की स्वतंत्रता होती है। इसलिए लिखित भाषा में लंबे और क्लिष्ट वाक्यों और अलंकृत शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है, यद्यपि इसकी बाध्यता नहीं है। और लेखन में भी भाषा जितनी सरल हो उतनी अधिक प्रभावी होती है, लेकिन वहां आवश्यकतानुसार कठिन शब्दों का, अलंकृत शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है। लिखित भाषा, ध्यान रखें, जो गंभीर विषय जो होते हैं उनके लिए अधिक प्रभावी है। गंभीर जो चिंतन परक विषय होते हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। गंभीर और चिंतन परक विषयों के लिए उपयोगी है। और लिखित भाषा जो है वह विचारों को दीर्घ काल तक, या यूं कहें चिरकाल तक स्थायी रखती है। आज भी हमारे पास हजारों साल पहले लिखी गई पुस्तकें
आज भी उपलब्ध है। उनसे हम उस समय के विचारों को, मनोदशाओं को, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लिखित भाषा विचारों को चिरकाल तक स्थायी रखती है। ठीक, तो ये हमारी भाषा के दो रूप, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इनकी सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। अब भाषा के मूल बातें क्या है, वास्तव में भाषा है क्या? सरल सरल चीजें हैं, थोड़ा सा इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला देखिए, भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन है। अपने विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। भाषा क्या है? एक व्यवस्था है। क्या है? एक व्यवस्था है जो पूरे समाज में व्याप्त है, और ऐसी व्यवस्था, ऐसे नियम, ऐसी प्रक्रिया जिससे एक रूपता बनी रहती है। व्यवस्था क्या करती है? सबको समान अवसर देती है, सबको एक रूप रखती है। और एक रूप रखने का अर्थ है जब सभी लोग भाषा के एक ही रूप का प्रयोग करेंगे, तभी विचारों का आदान प्रदान करना संभव है। यदि मेरी भाषा और आपकी भाषा में ही अंतर है, भाषा के जिस रूप का प्रयोग मैं कर रहा हूं, आप उस भाषा के रूप से परिचित ही नहीं है, भाषा के उस रूप को जानते ही नहीं है, तो विचार विनिमय होना संभव नहीं है। तो भाषा वास्तव में विचार विनिमय के लिए, समाज में विचार विनिमय के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनियां सार्थक होती हैं ना। हम हमारे स्वर तंत्र से जो श्वास बाहर निकलती है, हर श्वास के साथ एक ध्वनि होती है, परंतु प्रत्येक ध्वनि सार्थक नहीं होती। तो उनमें से जो सार्थक ध्वनियां हैं, भाषा में केवल उन्हीं को सम्मिलित किया जाता है। निरर्थक ध्वनियों को भाषा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। भाषा का प्रयोग समाज में होता है, ये बात हमने पहले भी उस परिभाषा में की, जो यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जो परिभाषा हमने पहले लिखी थी, जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। अर्थात भाषा कैसी वस्तु? एक सामाजिक वस्तु है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? समाज में होता है। समाज से यहां अर्थ है कि लोगों का वह समूह जो उस भाषा का प्रयोग करता है, वह समूह उस भाषा का समाज है। लोगों का एक समूह, छोटा हो या बड़ा, जो समूह उस भाषा का प्रयोग करता है, जो लोग उस भाषा को बोलते हैं, जो लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं, वे लोग भाषा का समाज है। तो भाषा एक निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से मिश्रित ध्वनि समिष्टित होती है। मनुष्य के उच्चारण अवयव से जो श्वास जो निकलती है, उन श्वास का प्रयोग जो है, जब तक श्वास मनुष्य नियंत्रित आवश्यकता अनुसार श्वास का प्रयोग कर पा रहा है, वैसा ही उसका उच्चारण होगा। सही मात्रा में श्वास, शुद्ध उच्चारण। श्वास की मात्रा में अंतर, उच्चारण क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। फिर भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। अर्थात भाषा में जो विशेषकर हम शब्द जो कहते हैं, ध्वनियां जो हम काम में लेते हैं, ये प्रत्येक ध्वनि एक प्रतीक है। और विशेष रूप से बात करें तो हम लिखित भाषा में इस प्रतीक संदर्भ का अधिक प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रत्येक मौखिक ध्वनि के लिए एक संकेत निर्धारित होता है। या जो ध्वनियां हैं, वे ध्वनियां भी वास्तव में जो सार्थक ध्वनियां हैं, वे भी एक प्रतीक है। जो शब्द हम काम में लेते हैं, वे शब्द भी एक प्रतीक है जो किसी अर्थ विशेष को दर्शाते हैं। भाषा में जो तत्व हम काम में ले रहे हैं, प्रत्येक तत्व एक विशेष दिशा की ओर ही इंगित कर होता है, विशेष अर्थ की ओर, विशेष प्रक्रिया की ओर, विशेष भाव की ओर संकेत करता है। इसलिए भाषा क्या है? प्रतीकों की व्यवस्था है। और ये जो प्रतीक है, मौखिक भी होते हैं और वाचिक भी। मौखिक भी है, या जिन्हें हम कहें वाचिक है। वाचिक मतलब जो वचनों के द्वारा बोलकर काम में लिए जाए। ये जो प्रतीक हैं,
कैसे हैं? यादृच्छिक हैं। यादृच्छिक का मतलब तो समाज में स्वीकार्य हैं। भाषा विचार विनिमय एवं सामाजिक क्रियाकलाप का साधन है। अब भाषा के लक्षण। जितनी भाषाएं हैं, प्रत्येक भाषा में 5 लक्षण अनिवार्यतः पाए जाते हैं। ये 5 दशा सभी भाषाओं में हो। यद्यपि इसके बाद हम भाषा की अ, विशेषताओं की भी बात करेंगे। ये 5 तत्व सब में मिलते हैं और इन्हीं 5 तत्वों से अगली सारी विशेषताओं पर हम पहुंचेंगे। सबसे पहला यादृच्छिकता, अर्थात जैसा समाज में माना गया, जैसा समाज ने स्वीकार किया गया। अर्थात भाषा समाज में उसी रूप में चलेगी जिस रूप में समाज उसे स्वीकार करता है। अर्थात समाज के सभी लोग, चाहे भाषा लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में, जिस स्वरूप में सभी लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, वही रूप समाज में स्वीकार्य है। जैसे हम उदाहरण लें हिंदी भाषा का, तो हिंदी भाषा के लिए जो प्रारूप, जो मानक, जो नियमावली निर्धारित की गई है, हम सभी को उसी निर्धारित प्रारूप, मानक, नियमावली के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करना होता है, क्योंकि समाज ने उसी स्वरूप को माना है, हिंदी के उसी स्वरूप को मान्यता दी है जो व्याकरण में निर्धारित नियमों के अनुसार चल रही है। यदि हम उसी भाषा को अपने अनुरूप काम में लें या उन नियमों से अलग चलते हैं, तब हम उसे कहते हैं कि भाषा में क्या है, अशुद्धि आ गई है, भाषा अशुद्ध है, वाक्य अशुद्ध है, शब्द अशुद्ध है। अशुद्धि कब आएगी? जब हम यादृच्छिकता का पालन नहीं करें। दूसरी दशा है सृजनात्मकता, अर्थात भाषा स्वयं क्या होती है, सृजनशील, खुद में नए नए परिवर्तन करती रहती है, अपने भीतर शब्दों की, वाक्यों की, शैली की नई नई प्रक्रियाओं को अपनाती रहती है। समय के साथ साथ भाषा स्वयं में परिवर्तन करती है, नए शब्द जोड़ देती है, पुराने अनुपयोगी शब्दों को हटा देती है, शब्दों के स्वरूप बदल जाते हैं, उन बदले हुए स्वरूपों को भी भाषा स्वीकार कर लेती है। जैसे हिंदी की बात करें तो तत्सम शब्दों के रूप बदले, तद्भव बने, हिंदी ने स्वीकार किया। दूसरी भाषाओं के शब्द आए, हिंदी ने स्वीकार किया। तो यह भाषा की सृजन क्षमता है कि वह प्रत्येक शब्द को स्वीकार कर रही है। इसके साथ साथ भाषा में नवीन शब्दों की रचना भी होती रहती है और इसके लिए सबसे रोचक उदाहरण है एक शब्द जो आप युवाओं में बहुत प्रचलित है, सेल्फी, मोबाइल से अपना फोटो लेना। यह शब्द वास्तव में भाषा में था ही नहीं, अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं था, लेकिन लोगों में उस प्रक्रिया विशेष के लिए एक शब्द प्रचलन में आया, सेल्फी, और धीरे धीरे यह शब्द इतना प्रचलित हुआ कि भाषा ने उसे अपने साथ स्वीकार कर लिया, भाषा ने उस शब्द को ही अपना लिया। यह क्या है? भाषा की सृजनात्मकता है। अनुकरण ग्राह्यता, अर्थात भाषा को अनुकरण से सीखा जा सकता है। भाषा को ग्रहण करना किसके माध्यम से संभव है? अनुकरण के माध्यम से संभव है। अनुकरण ही एकमात्र माध्यम है जिससे भाषा को सीखा जाता है। तो भाषा सीखने का माध्यम अनुकरण। परिवर्तनशीलता, भाषा अपने रूप में, अपने स्वरूप में क्या करती रहती है? परिवर्तन करती रहती है। और भाषा जब तक परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील होने का अर्थ है कि जो यादृच्छिकता है, जो समाज जो है भाषा का, वह भाषा में जो परिवर्तन चाहता है, भाषा उन परिवर्तनों को स्वीकार करती रहती है। जैसा हमने पहले बात की सृजनात्मकता में, जो तत्सम शब्दों से तद्भव जब बने, तो भाषा ने उन बदले हुए रूपों को भी स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, ऐसे भी चलने दो। तो जो भाषा परिवर्तनशील होगी, सृजनात्मक होगी, वह भाषा समाज में प्रचलित रहेगी। लेकिन जो भाषा सृजनशील नहीं होगी, परिवर्तनशील नहीं होगी, वह भाषा धीरे धीरे प्रचलन से बाहर होती जाएगी। जैसे हम संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में एक समय तक परिवर्तनशीलता और सृजनात्मकता थी, तब तक संस्कृत प्रचलन में थी, लेकिन धीरे धीरे इसने इन परिवर्तनों को स्वीकार करना बंद कर दिया और इस कारण हम देखते हैं आज संस्कृत भाषा प्रचलन की भाषा नहीं है, प्रचलित भाषा नहीं रही। तो परिवर्तनशीलता और सृजनात्मकता विशेष रूप से भाषा को जीवित रखने में, भाषा को प्रचलित रखने में सहायक होती है।
जब ये दोनों गुण भाषा में समाप्त हो गए तो भाषा धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो जाएगी। और बहुघटकता, हर भाषा में ये सारे घटक होंगे, वर्ण भी होंगे, शब्द भी होंगे, पद भी होंगे, वाक्य भी होंगे। सभी भाषाएं इन्हीं तत्वों से मिलकर बनती है। सभी भाषाओं में शब्द संरचना की प्रक्रिया होगी, शब्द निर्माण की प्रक्रियाएं होगी, शब्द प्रयोग की प्रक्रियाएं होगी, सभी भाषाओं की व्याकरण होगी। ये सारे तत्व जो है ये क्या कहलाते हैं? भाषा के घटक कहलाते हैं। और प्रत्येक भाषा में ये सारे के सारे घटक पाए जाते हैं। घटक जो है ये भाषा को सीखने और प्रयोग करने में सुविधा देते हैं। जैसे हम वर्णों की पहचान करते हैं, उनसे शब्द निर्माण सीखते हैं, उनसे वाक्य रचना करना सीखते हैं। तो वाक्य रचना की, शब्द निर्माण की जो नियमावली है, जिसे हम व्याकरण जिसे हम कहते हैं, वे सारे तत्व मिलकर भाषा को सरल करते हैं और उसी से भाषा को सीखना सरल हो जाता है। तो बहुघटकता प्राय भाषा को वर्गीकृत करती है, जिससे भाषा को समझना सरल हो जाता है। तो बहुघटकता वास्तव में भाषा को सरल करने की प्रक्रिया है, जिससे हम हर एक तत्व को अलग अलग समझ सकें। और ये जो 5 तत्व हैं, ये जो 5 लक्षण हैं, ये प्रचलित भाषा में होने ही चाहिए। प्रत्येक प्रचलित भाषा में होंगे, तभी वह भाषा प्रचलित भाषा रहेगी। अब देखिए आगे, भाषा की प्रकृति, भाषा की विशेषताएं, इस पर आधारित प्रश्न परीक्षा में प्रायः किए जाते हैं। इसके 3-4 तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में प्रश्नों के रूप में मिलते हैं। अब तक जो भाषा के संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त की, भाषा के विषय पर जो हमने चर्चा की, उस पूरी चर्चा का यह समग्र सार है। तो इसके प्रमुख बिंदु समझिए। जैसे सबसे पहला बिंदु है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। तो जो हमने पिछला बिंदु बात की, अनुकरण ग्राह्यता, यही बात फिर यहां आएगी कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता। अब इन तीनों बिंदुओं को हम एक साथ समझते हैं। देखिए, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, इसका अर्थ यह है कि भाषा ऐसी भाषा जो हमारे पूर्वजों को आती हो, हमारे पिताजी को आ रही है, माँ को आ रही है, उनके पहले की पीढ़ियों को आ रही है, वह भाषा हमें यथावत प्राप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हमें भाषा का क्या करना होगा? अर्जन करना होगा, भाषा को अर्जित करना होगा। मतलब भाषा हमें स्वयं सीखनी होगी। अर्थात प्रत्येक पीढ़ी को, प्रत्येक व्यक्ति को भाषा सीखना ही होगा। जन्म से कोई व्यक्ति अपने साथ भाषा लेकर नहीं आता। व्यक्ति भाषा सीखने की योग्यता अपने साथ लाता है। जन्म से व्यक्ति में भाषा सीखने की योग्यता होती है, परंतु भाषा नहीं होती। उसे व्यक्ति को स्वयं प्रयास करके सीखना ही होगा। ठीक। और अब ये जो भाषा सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? अनुकरण के द्वारा। तो अब इन तीनों चीजों को हम सम्मिलित करते हैं कि पहली बात तो हम जो भाषा सीखते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह भाषा हमें जन्म से अपने साथ नहीं मिली। हमने उस भाषा को अपने प्रयासों, जिस प्रयास को हम कहते हैं अनुकरण, उस प्रयास के द्वारा स्वयं अर्जित किया है, स्वयं सीखा है। तो पैतृक संपत्ति होने का अर्थ है कि जो हमारे पिता के पास है या उनसे पूर्वजों के पास थी, वह यथावत हमें मिल जाती है। तो संभव है हमारे पिताजी को, हमारे पूर्वजों को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो, 2, 3, 4, 5 भाषाओं का ज्ञान हो, लेकिन हमें उनमें से किसी भाषा का ज्ञान नहीं है। इसका कारण यही है कि हमने उन भाषाओं को सीखा ही नहीं। हम जो भाषा सीखेंगे, केवल उसी का हमें ज्ञान होगा। इसलिए कहा जाता है भाषा अर्जित संपत्ति है। जितना हमने अर्जन किया है, जितना हमने सीखा है, उतनी ही भाषा हमें ज्ञात होगी। और भाषा सीखी कैसे जाएगी? अनुकरण से। अर्थात जो लोग उस भाषा को बोलते हैं, लिखते हैं, उनकी भाषा को सुनकर, उस भाषा को पढ़कर और उसका बार बार अनुकरण करके ठीक वैसा ही बोलकर, वैसा ही लिखकर भाषा को सीखा जाता है। फिर
भाषा परंपरागत है। परंपरागत होने का अर्थ है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा भाषा का निर्माण नहीं किया जा सकता। हम जो भाषा काम में लेते हैं वह भाषा हमें परंपरा से मिली है। हमसे पहले के लोग भी वही भाषा बोलते थे, उनसे पहले भी, उनसे पहले भी, उनसे पहले भी। संभव है कई वर्षों के साथ-साथ, समय के साथ-साथ भाषा में कुछ परिवर्तन हुए हैं। शब्दावली में, श्रृंखला में, उच्चारण में, जैसा हमने पहले बात की, भाषा कैसी है? परिवर्तनशील है। तो संभव है उस समय का भाषाई प्रारूप और आज का भाषाई प्रारूप, शब्दावली, उच्चारण, लेखन, इन सभी में कई परिवर्तन हुए हैं और हमारे पास भाषा उन कई परिवर्तनों के साथ पहुंची और हमसे आने वाली पीढ़ियों के पास संभव है कुछ और परिवर्तनों के साथ पहुंचेगी, लेकिन भाषा हमसे ही उन तक पहुंचेगी, हमारे पास अपने पूर्वजों के माध्यम से पहुंची है। तो भाषा परंपरा से प्राप्त होती है और धीरे से आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। फिर भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। आद्यंत सामाजिक वस्तु होने का अर्थ है कि भाषा का आदि अर्थात उसका आरंभ समाज में होता है और भाषा का अंत भी समाज में ही होता है। अब समाज में होने का अर्थ, समाज क्या है इसकी हमने पहले भी बात की अभी, कि समाज उन लोगों का समूह, भाषा के संदर्भ में समाज क्या है? वे लोग जो किसी भाषा का प्रयोग करते हैं है ना, जो लोग भाषा को काम में ले रहे हैं, यहाँ प्रयोग के स्थान पर हम और अधिक शब्द, उचित शब्द काम में लें, उपयोग करते हैं, तो वे लोग उस भाषा विशेष का समाज कहलाएंगे। उस भाषा का समाज कहलाते हैं। अर्थात जो लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं उन लोगों का समूह हिंदी का समाज है। जो लोग राजस्थानी का प्रयोग कर रहे हैं, जो अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, तमिल का प्रयोग कर रहे हैं, मलयालम का प्रयोग कर रहे हैं, पंजाबी, गुजराती, किसी भाषा का प्रयोग जो लोग कर रहे हैं वे लोग मिलकर उस भाषा का समाज कहलाएंगे। अब भाषा का प्रयोग होता है विचारों के आदान प्रदान हेतु, मनोभावों के आदान प्रदान हेतु। जब हमारे आसपास लोग ही नहीं है तो विचारों का आदान प्रदान किससे करेंगे, पहली बात। और दूसरा, हम अपने विचारों का आदान प्रदान उन्हीं लोगों के साथ कर सकते हैं जिनसे हमारी भाषा मेल खाती हो। अर्थात मैं जिस भाषा को जानता हूं उसी भाषा में विचारों का आदान प्रदान कर सकता हूं, तो मेरे साथ वही व्यक्ति जुड़ सकता है जो उस भाषा को जानता हो जिसका मैं प्रयोग करता हूं। तो जो दो लोग या दो से अधिक लोग जब एक समान भाषा को जानते हैं वही विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। तो भाषा का आरंभ भी समाज में होगा, अंत भी समाज के साथ होगा। अर्थात उस भाषा को बोलने वाले यदि लोग ही नहीं होंगे तो वह भाषा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर भाषा चिर परिवर्तनशील है, ये बात हमने पहले भी चर्चा की कि भाषा का कोई एक स्थायी रूप नहीं होता, कोई अंतिम रूप नहीं होता। जैसे इसके अगली बात जो है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा लगातार बदलती रहती है, भाषा में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वे मौखिक रूप में हो, लिखित रूप में हो, व्याकरण के नियम हो, लिपि के नियम हो, उच्चारण की दृष्टि से हो, शब्दों की दृष्टि से हो, अर्थ की दृष्टि से हो, लगातार उसमें परिवर्तन होंगे। जैसे एक सरल सा उदाहरण आप देख सकते हैं, पुरानी जो पुस्तकें हमारी उनमें मुद्रण को यदि आप देखें तो अ, झ आदि कई वर्णों के आपको अलग रूप देखने को मिलते हैं। जैसे अब भी आप देखेंगे कई स्थानों पर झ जो है वो आपको इस रूप में लिखा मिलता है, जबकि अभी हम झ लिख रहे हैं इस रूप में। तो यहां से यहां आना, यह क्या है, परिवर्तन है।
तो भाषा लगातार क्या होती है, परिवर्तन। जैसे पुरानी पुस्तकों में आप देखें तो अ जो है आपको लगभग इस तरह लिखा मिलता है और वर्तमान में हम अ इस रूप में लिखते हैं। यह क्या है, लेखन के रूपों में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार आप देखें अभी हाल ही में देवनागरी लिपि हिंदी वर्णमाला में जो संशोधन किया गया, जो मानकीकरण किया गया, उसमें एक नया वर्ण जोड़ा गया, विशिष्ट व्यंजन ड़ करके, ड़ के नाम से एक नया विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया। पहले वर्णमाला में ये नहीं था, अब है। पहले हिंदी वर्णमाला में इसका प्रयोग नहीं होता था, अब होगा। तो भाषा हिंदी जिस रूप में थी अब उस रूप में नहीं है, उसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन लगातार चलते रहते हैं और जब लगातार परिवर्तन जब हो रहे हैं, इसका मतलब उसका अंतिम स्वरूप अब तक निर्धारित ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, परिवर्तन। परिवर्तन होने का मतलब पिछली बार की तुलना में कुछ नयापन आया है। तो नयापन आने का मतलब अभी पिछली बार से अलग है, यहां भाषा अंतिम नहीं है। फिर भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। भौगोलिक सीमा होने का अर्थ है कि किसी भाषा को बोलने वाले, किसी भाषा का प्रयोग करने वाले अधिकतम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस भौगोलिक प्रदेश में रहते हैं, जिस भौगोलिक भूभाग में रहते हैं, उसे उस भाषा की भौगोलिक सीमा कहा जाता है। जैसे हम राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी भाषा का प्रयोग करने वाले अधिकतम लोग राजस्थान राज्य में ही निवास करते हैं। तो राजस्थान राज्य की जो सीमा है वह राजस्थानी भाषा की भौगोलिक सीमा होगी। अब राजस्थान से बाहर के राज्यों में भी लोग राजस्थानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन वे लोग क्या है, अत्यंत सीमित हैं। तो वह राजस्थानी की भौगोलिक सीमा में नहीं होता। तो किसी भाषा को बोलने वाले अधिकतम लोग जिस क्षेत्र में हैं, वह क्षेत्र उसकी भौगोलिक सीमा कहलाता है। तो यह हर भाषा के साथ होगा। अगली महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। अलग अलग होने का उसमें ध्वनियां, शब्द, शब्द संरचना, वाक्य संरचना सब अलग अलग होती है। जैसे हम तुलनात्मक रूप से देखें तो हिंदी के साथ जो सर्वाधिक प्रचलित भाषा है वह है अंग्रेजी। सामान्य रूप से यदि हम तुलना करें दोनों भाषाओं की संरचना में, तो जैसे हिंदी भाषा में हमारे कुल 11 स्वर हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा में हम जानते हैं केवल 5 ही स्वर हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या में अंतर है, हिंदी में वर्ण अधिक है, अंग्रेजी में वर्ण कम है। हिंदी की प्रक्रियाएं अलग है, जैसे हिंदी में संधि, समास आदि प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसी प्रक्रियाएं नहीं है। हिंदी में हम जो वाक्य रचना करते हैं, वाक्य रचना का नियम हमारा जो क्रम रहता है वो होता है कर्ता, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रिया। जबकि अंग्रेजी में जो वाक्य संरचना है वह है कर्ता, उसके बाद क्रिया और अंत में आता है कर्म। तो यहां दो भाषाओं की जब तुलनात्मक बात करें तो दोनों की संरचना क्या है, अलग अलग है। दोनों भाषाओं का व्यवहार जो है वह अलग अलग है। उसके बाद प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है, और यही मानक रूप होने का अर्थ है कि जो लोग उस भाषा का प्रयोग करेंगे उन्हें भाषा का प्रयोग उसी रूप में करना होगा, तभी वह शुद्ध है। मानक रूप भाषा को शुद्धता और एक रूपता प्रदान करता है। यदि मानक रूप नहीं हो तो हम सभी एक ही भाषा का प्रयोग अलग अलग तरीके से करेंगे, और ऐसी दशा में उस भाषा में संवाद करना, विचार संप्रेषण करना अत्यंत दुष्कर हो जाएगा। तो यह मानक रूप जो है यह तय करता है कि भाषा सभी किस प्रकार काम में लेंगे। इन इन नियमों का पालन करना है, इस प्रकार से बोलना है, इस प्रकार से लिखना है,
शब्दों के अर्थ इस प्रकार होंगे, वाक्यों के भाव इस प्रकार होंगे। यह सब जो दशाएं निर्धारित है वह भाषा को क्या देते हैं, एक मानक रूप प्रदान करते हैं। और यह मानक रूप क्या करता है, भाषा में एक रूपता और शुद्धता लाता है। तो भाषा में जो एक रूपता है और भाषा में जो शुद्धता है, इसका कारण क्या है, भाषा का मानक रूप। अब आती है भाषा जब सीख रहे हैं हम, तो वह शैली क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो इसके तीन चार कथन है, अत्यंत महत्वपूर्ण, इन्हें थोड़ा गंभीरता से समझिए। सबसे पहला कि भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। अर्थात जब हम भाषा सीख रहे हैं तो भाषा सीखना जो होता है यह आरंभ में अत्यंत कठिन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम भाषा सीखते जाते हैं भाषा हमारे लिए सरल होती जाती है। इसे और उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब हम पहली बार विद्यालय जाते हैं और शिक्षक हमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित आदि की आधारभूत संक्रियाएं सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, उस समय ये सारी प्रक्रियाएं हमें अत्यंत कठिन लगती। ये कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, यहां तक कि शिक्षक को हमारा हाथ पकड़कर लिखवाना पड़ता है, ऐसे लिख। लेकिन धीरे धीरे हम उस भाषा को सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, पढ़ना सीखते हैं। पहले साधारण शब्दों को पढ़ते हैं, फिर कठिन शब्दों को पढ़ते हैं, शब्दों के अर्थ समझते हैं। और जैसे जैसे हम उस भाषा में समृद्ध होते जाते हैं, उस भाषा में चीजों को समझना हमारे लिए अत्यंत सरल हो जाता है। और सरल रूप में समझें, जैसे आज की जो कक्षा जिस पर हम बात कर रहे हैं, इतने विस्तार से जिन बिंदुओं को समझ रहे हैं, इन्हीं बिंदुओं को यही कक्षा यदि हम कक्षा 2 के, 3 के, 4 कक्षा, चौथी कक्षा के बालक को यदि कक्षा दिखाएं, इसी चर्चा में उसे सम्मिलित करें, तो यह चर्चा उसके लिए औचित्यहीन हो जाएगी। क्योंकि इस पूरी चर्चा में ऐसे कई शब्द होंगे, कई प्रक्रियाएं होंगी, कई दशाएं होंगी जो उसकी समझ में ही नहीं आएंगी। इसका कारण कि उसके पास भाषा का स्तर उतना उच्च नहीं हुआ है, उसे यह प्रक्रियाएं अत्यंत कठिन लगेंगी। लेकिन यदि वह उस प्रक्रिया को जानता है, समझता है, तो उसके लिए प्रक्रियाएं सारी की सारी क्या हो जाएगी, सरल। तो भाषा जब हम सीखते हैं, सीखने का आरंभ जो है वो आरंभिक काल अत्यंत क्या होगा, कठिन होगा। उस समय भाषा सीखना जटिल होगा, बालक के लिए अत्यंत समस्यात्मक स्थितियां होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भाषा सीखते जाते हैं, भाषा को बोलना, समझना हमारे लिए क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक। दूसरी दशा कि भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेगी। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने का मतलब, जब हम भाषा को आरंभ में सीखते हैं तो उसकी केवल मोटी मोटी समझ हमें विकसित होती है। बालक सरल से वाक्य, साधारण सी क्रिया को समझ पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, भाषा की सूक्ष्मताओं को सीख जाते हैं। कैसे? जैसे हम अपने घर में जब देखें, एक किसी घर में मान लीजिए हम 3 पीढ़ियां एक साथ है, दादा, पिता और उसका बालक, नन्हा बालक है। अब नन्हे बालक ने अभी भाषा सीखी है, सीखने के आरंभिक दौर में है, तो वो अपने घर में देखता है कि उसके दादा जो हैं, उसके पिता को उसके नाम से बुलाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम मनोज है, तो उसके पिता घर में उसे मनोज नाम से बुलाएंगे, अरे मनोज इधर आ, मनोज यह काम कर। वो बालक देख रहा है, बालक भी उसे कह रहा है मनोज इधर आ। कारण वह भाषा की केवल स्थूल प्रक्रिया को समझा है,
लेकिन जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ेगी उसे समझ आएगा कि मुझे इस व्यक्ति को मनोज कहने का अधिकार नहीं है, मुझे तो इसे पिताजी ही कहना होगा, और इधर आ नहीं कह सकता, मुझे कहना है पिताजी इधर आइए। ये जो बात है, भाषा का प्रयोग कहां किस प्रकार करना है, यह दशा क्या कहलाती है? भाषा की सूक्ष्मता कहलाती है। फिर है भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर चलेगी। संयोगावस्था का अर्थ है जब बालक भाषा सीखता है, हम बालक की मातृभाषा से इसे समझते हैं, तो बालक सीधे वाक्य सीखता है संयुक्त रूप में, इधर आ, वहां बैठ, बैठ जा, खड़ा हो जा। लेकिन जैसे जैसे वह भाषा सीखता है, उसे वाक्य में शब्दों की समझ होती है, उसमें वर्णों की समझ विकसित होती है, उसमें मात्राओं की समझ विकसित होती है, उसमें ध्वनियों की समझ विकसित होती है। अर्थात वह एक पूरी संरचना जो उसके पास संयुक्त रूप में थी, अब उस पूरी की पूरी संरचना का वह विश्लेषण कर सकता है, पूरी की पूरी संरचना की हर एक ध्वनि को अलग अलग करके समझ सकता है। तो यह दशा कहलाती है संयोग अवस्था से वियोग अवस्था। और अपरिपक्वता से परिपक्वता, जब भाषा सीख रहे हैं तब हम नहीं जानते कि क्या बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है। और जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, हमें समझ विकसित हो जाती है कि कहां, किससे, कब, क्या बात करनी चाहिए। ठीक, यह दशा है अपरिपक्वता से परिपक्वता, अर्थात विशेष दशाओं के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग, विशेष परिस्थिति के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग, अलग अलग स्थितियों में अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना होगा, वे सारी कब कब सीखते हैं? परिपक्वता से सीखते हैं। जैसे जब बालक जब छोटा होता है, तो उसके सामने हम जो कोई बात करें, कभी कोई गोपनीय बात हो, या यूं कहें किसी और की चुगली कर रहे हैं, किसी दूसरे की निंदा कर रहे हैं, बालक ने सुन लिया। अब बालक क्योंकि भाषाई दृष्टि से क्या है, अपरिपक्व है, तो वो नहीं जानता कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, इनका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। संभव है बालक उन शब्दों का प्रयोग हमारे लिए ही कर ले, या कभी उस बात की चर्चा उसी व्यक्ति के समक्ष कर ले जिस व्यक्ति की हम निंदा कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, बालक को समझ आता है कि किस व्यक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है। ये सारी बातें जब समझ आती है, इन सभी बातों की समझ विकसित होती है, वह दशा क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है। इन चारों के प्रश्न, तीनों ही दशाओं के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। भाषा सीखने का प्रवाह कठिन से सरल, स्थूल से सूक्ष्म, संयोग अवस्था से वियोग अवस्था, अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर चलती है। ठीक है, अब यहाँ एक बात और विशेष ध्यान रखें, यद्यपि हम फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे, परंतु भाषा सीखना जो होता है वह कठिन से सरल होता है, कठिन से सरल की ओर चलेगा। ये बालक के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, वह कठिन से आरंभ करेगा और धीरे धीरे उसके लिए सब कुछ क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। लेकिन एक शिक्षक के रूप में जब हम बात करें, भाषा जब हमें सिखानी है, तो भाषा सिखाना जो है वह कैसे चलना चाहिए? सरल से कठिन की ओर। अर्थात बालक को आरंभ में हम भाषा की सरल चीजें सिखाएंगे और धीरे धीरे उसे भाषा के कठिन स्तर की ओर लेके जाएंगे। तो सीखना बालक के लिए क्या है? कठिन से सरल है, और जो सिखाने की प्रक्रिया है वह सरल से कठिन की ओर चलनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया बालक के लिए कठिन होती है और धीरे धीरे उसके लिए वह प्रक्रिया सरल हो जाती है। और जब हम सिखाएंगे तो आरंभ करना है सरल से और धीरे धीरे उसे भाषा की जटिलताओं की ओर लेकर जाना है। ठीक, यह तो हुई भाषा के परिचय की बात। अब बालक जब भाषा सीखता है, तो भाषा सीखने में कौन सी मूल प्रवृत्तियां कार्य करती, जिन्हें हम कहते हैं भाषा सीखने का मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के संदर्भ में हम जानते हैं कि किसी वस्तु को यदि सीखना हो,
किसी प्रक्रिया को यदि सीखना हो, किसी बात के बारे में, किसी तथ्य की जांच करनी हो, उससे जानना हो, तो सबसे पहले व्यक्ति के मन में उसे जानने और सीखने की इच्छा होनी चाहिए। फिर उसे जानने के लिए हम प्रयास करें, और इच्छा के बिना प्रयास करना संभव नहीं है। तो जब हम कोई नई प्रक्रिया सीखते हैं, किसी कार्य को सीखते हैं, जानते हैं, तो उसे सीखने के लिए हमारे मन में सबसे पहले क्या हो, सीखने की प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे हम कोई काम सीख रहे हैं, साइकिल चलाना सीखना है, मोटरसाइकिल चलाना सीखना है, तो मन में ही उमंग फूटती, वाह साइकिल चलाऊंगा मैं। अब साइकिल चलाना हमने सीखना शुरू किया, तो आरंभ में बहुत कठिन है, कभी उसका संतुलन नहीं बनेगा। साइकिल का संतुलन बना तो हम चलाना भूल जाएंगे, पेंडल लगाना भूल जाएंगे, कभी चल नहीं रही है, कभी डिग रही, इधर डगमगा रही है, कभी उधर डगमगा रही है, कई बार हम गिरेंगे भी। तो सीखना बहुत कठिन हो गया। लेकिन जैसे जैसे हमने नियमित रूप से उसे सीखा, अब हम संतुलन बनाना सीख गए हैं, संतुलन के साथ साथ उसे आगे बढ़ाना सीख गए हैं। हमने और अभ्यास किया और कोशिश की, और अब देखते हैं नन्हे नन्हे बालक, चौथी पांचवी छठी में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, साइकिल लिए जा रहे हैं और दोनों हाथ यहाँ सिर पे लगाए हुए और साइकिल लहराती हुई निकल रही है। उसने क्या किया, उस प्रक्रिया का इतना अभ्यास कर लिया कि उसमें निपुण हो गया है। और एक समय था जब उसके लिए हैंडल पकड़ना भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। तो उसके मन में इच्छा थी कि मैं इसे सीखूंगा। ये जो सीखने की जो इच्छा है, उसे कहा जाता है जिज्ञासा। नई भाषा, नए शब्द सीखने की जब बालक में, व्यक्ति में जब इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी, तब वह नई भाषा को सीख पाएगा। अब जिज्ञासा है तो क्या करेंगे, सीखना शुरू करेंगे। और भाषा सीखी कैसे जाती है, अनुकरण से। तो अब हम क्या करेंगे, अनुकरण, क्योंकि भाषा जो हम सीखते हैं सामान्य रूप में किससे सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। जो उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें सुनते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, और ठीक वैसे ही बोलने का, पढ़ने का, लिखने का अभ्यास करते रहते हैं। और जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उस भाषा में हम उतने ही कुशल हो जाते हैं। तो दक्षता अर्जित करने के लिए क्या करना है, हमें अभ्यास करना है। तो अभ्यास, या जिसे हम पुनरावृत्ति कह सकते हैं, ये भाषाई कौशल को विकसित करती है। तो देखिए, जिज्ञासा भाषा सीखने के लिए तत्पर करती है, और अनुकरण भाषा सिखाता है। ठीक है, अनुकरण क्या काम आएगा, अनुकरण से भाषा केवल सीखी जाती है, लेकिन भाषा में दक्षता कैसे आएगी, अभ्यास से। तो दक्षता, अभ्यास क्या करता है, भाषा में दक्षता अर्जित करने के लिए क्या चाहिए, अभ्यास चाहिए। जितना अधिक अभ्यास, व्यक्ति भाषा में उतना ही अधिक दक्ष। अभ्यास की कमी, दक्षता की कमी। अभ्यास का आधिक्य, दक्षता का आधिक्य। तो भाषा सीखने में जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां काम करती है, वे तीन प्रवृत्तियां हैं, जिज्ञासा, फिर अनुकरण, और उसके बाद अभ्यास। इन तीन प्रक्रियाओं से जब व्यक्ति गुजरता है, इन तीन प्रवृत्तियों से जब व्यक्ति गुजरता है भाषा सीखने के लिए, तो वह कुल 5 प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वह 5 चरणों में पूरी होती है। अर्थात ये जो 3 चरण है हमारे, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, इन 3 प्रवृत्तियों की सहायता से, इन 5 चरणों से गुजरकर व्यक्ति भाषा में दक्ष होगा। तो अब ये चरण चलेंगे कैसे, तो आरंभिक प्रक्रिया वही रहेगी, अनुकरण। तो करना क्या है, सबसे पहले ध्वनि संकेतों को सुनना और उन्हें पहचानना। सबसे पहले तो बालक अपने परिवेश में, या जब हम उसे नई भाषा विद्यालय में सिखा रहे हैं, तो उस भाषा के शब्द, ध्वनियां जो आसपास के लोग बोलते हैं, उन्हें सुनेगा और पहचानने का प्रयास करेगा। पहचानने का प्रयास करने का अर्थ है कि जो शब्द वह सुन रहा है, जो वाक्य वह सुन रहा है, उन वाक्यों और उन शब्दों का अर्थ क्या है,
उस शब्दों और वाक्यों के साथ लोग किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं और उन प्रतिक्रियाओं, उन गतिविधियों और शब्दों और वाक्यों को जोड़कर बालक भाषा सीखता है। जैसे हम बालक के सामने किसी व्यक्ति कहते हैं, कोई जा पानी लेकर आ, पानी का लोटा भर के लाओ। तो अब बालक ने पानी का लोटा शब्द सुना है, और उसने केवल शब्द सुना है, वह जानता ही नहीं पानी का लोटा क्या है। जब उसने देखा कि आपने जब पानी का लोटा मंगवाया, तब फला व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो वस्तु लेकर आया है वह पानी का लोटा है, तो उसने शब्द सुना और उससे संबंधित वस्तु को पहचाना। या जब हम किसी कहेंगे बाहर जा, तो बालक ने सुना बाहर जा, लेकिन बाहर जा का अर्थ क्या? तो उस बाहर जा शब्द के साथ जब दूसरा व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया कर रहा है कि वह बाहर की ओर जा रहा है, तब बालक उस दशा को समझता है कि बाहर जा का अर्थ होता है जिस स्थान पर हम हैं उससे बाहर की तरफ निकलना। तो बालक ध्वनि को सुनेगा और उस ध्वनि के अर्थ को पहचानेगा। ये पहली प्रक्रिया। अब जैसा हमने कहा, भाषा कैसे सीखी जाएगी? अनुकरण से। तो बालक ने जो ध्वनि संकेत सुने हैं, पहचाने हैं, उनका क्या करेगा? अनुकरण करेगा। अनुकरण करने का अर्थ है ठीक वैसा ही बोलने का प्रयास करेगा। जब उसे पानी की आवश्यकता होगी, तब वह भी यही कहेगा, पानी का लोटा लाओ, बाहर जाओ, बैठो, उठो। इस प्रकार के शब्द जो बालक सुनेगा और ठीक वैसे ही बोलने का प्रयास करेगा। अब जब हम भाषा सीख रहे होते हैं, आरंभ में जैसा हमने कहा, भाषा सीखना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो अब उस आरंभिक अवस्था में हम प्रायः शब्दों का, वाक्यों का अर्थ भी कई बार अशुद्ध लेते हैं और कई बार उसका उच्चारण अशुद्ध करते हैं। तो अब हमें क्या करना है? उन शब्दों को जो हमने सुने हैं, जो हम बोल रहे हैं, उनकी क्या करनी है? आवृत्ति। आवृत्ति का उन्हें बार बार बोलना है, उनका बार बार अभ्यास करना है। आवृत्ति का अर्थ एक प्रकार से दोहराना हो गया, अभ्यास करना हो गया। और यह जो आवृत्ति है, यह जो अभ्यास है, यह बालक की भाषा को शुद्ध करता है, उसकी भाषा को परिष्कृत करता है। तो आवृत्ति को जिसे हम कह सकते हैं, क्या है आवृत्ति? वास्तव में अभ्यास है। और यह क्या करेगी? बालक की भाषा को शुद्ध करेगी। और यही आवृत्ति उसके भाषा में परिपक्वता लाने का प्रयास करेगी। कैसे आएगी? जैसे अगली जो दशा है, विविधता। अब विविधता का अर्थ है कि बालक भाषा का जो प्रयोग है अपने परिवेश में जो देखता है, वह अलग अलग दशाओं में अलग अलग रूप में देखता है। कि एक ही व्यक्ति अलग अलग लोगों से अलग अलग शैली में बात करता है। एक ही व्यक्ति अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है। एक ही व्यक्ति अलग अलग मनोभावों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे जब व्यक्ति क्रोध में हो, तब उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी शैली बदल जाती है। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, तब उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी शैली बदल जाती है। जब व्यक्ति न तो अत्यधिक प्रसन्न हो, न अत्यधिक क्रुद्ध हो, सामान्य व्यवहार में हो, तब उसकी भाषा और शैली अलग अलग होती है। तो बालक उन विभिन्न परिस्थितियों में भाषा के अलग अलग रूपों को देखता, सुनता और समझता है। तो यहाँ भाषा के जो प्रयोग हैं अलग अलग, जो अलग अलग अभ्यास हैं, अभ्यास का मतलब ये प्रयोग और अभ्यास, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग मनोदशा, अलग अलग मनोभावों के अनुरूप। भाषा संबंधी प्रयोग कहाँ है? परिस्थितियों और मनोभावों के अनुरूप। अर्थात बालक समझ जाता है कि किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार बातचीत की जानी चाहिए। अलग अलग लोगों के साथ भाषागत व्यवहार अलग अलग होता है। और अब आता है भाषा में जो परिपक्वता की बात करते हैं हम। यह परिपक्वता कहलाती है चयन। चयन का अर्थ प्रसंग
और परिस्थिति के अनुसार भाषा का चयन करने की दक्षता। जैसे उदाहरण जो प्राय मैं देता हूँ विद्यार्थियों को, कि जैसे मान लीजिए हम अपने परिवेश में देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में सफल हो गया है ना? और उस व्यक्ति की उस सफलता के लिए मोहल्ले में, गाँव में कोई कार्यक्रम रखा गया है। अब वह व्यक्ति जो सफल हुआ है, वह मेरा प्रबल प्रतिद्वंद्वी है और मुझे वह व्यक्ति फूटी आँख नहीं सुहाता, न ही उसे मैं फूटी आँख सुहाता हूँ। परंतु गाँव का कार्यक्रम है, सामूहिक कार्यक्रम है और गाँव वालों ने मुझसे कहा कि भाई अब व्यक्ति चयनित होके आया है, तू भी तैयारी कर रहा है, ये भी कर रहा था, तो तुझे पता है कि भाई तैयारी में कितनी मेहनत लगती है, क्या होता है। तो 2 शब्द इसकी प्रशंसा में इसके बारे में कहो, तो भीतर ही भीतर मैं कितना ही जल भून रहा हूँ, भीतर ही भीतर ईर्ष्या से भरा हुआ हूँ, लेकिन उस सार्वजनिक मंच पर मुझे उस व्यक्ति की मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी होगी। कारण कि वहां जो दशा है, वहां जो प्रसंग है, वहां जो अवसर है, मुझे अपनी भाषा उस प्रसंग और अवसर के अनुकूल काम में लेनी होगी। वहां अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या को प्रकट करना उचित नहीं है। उसी प्रकार जैसे हम देखते हैं अपने पड़ोस में, कहीं मोहल्ले में देखते हैं कोई व्यक्ति जो अत्यंत वृद्ध है और लंबे समय से किसी असाध्य रोग से पीड़ित भी है। तो पिछले 4, 5, 6 वर्षों से उस असाध्य रोग की असहनीय पीड़ा को भोग रहे हैं। परिजन उनकी रात दिन सेवा में लगे हैं, परंतु उस पीड़ा का कोई समाधान नहीं। व्यक्ति की आयु शतायु हो चुके हैं, 100 वर्ष से पार आयु है और असाध्य रोग की असहनीय पीड़ा से जूझ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का जब देहांत हो जाता है, तब सामान्य रूप में एक सामाजिक प्राणी होने का मानव मन में यह भाव आ जाता है कि भाई अब चलो जैसा भी हुआ, पर ठीक हुआ। वो उस आदमी को भी मुक्ति मिली, बेचारे को आयु खूब हो गई है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया है और इतने समय से पीड़ा भोग रहा है, तो उसे पीड़ा से मुक्ति मिल गई, है ना? और परिजन जो इतने समय से उसकी सेवा में रात दिन लगे हुए हैं, कुछ उन्हें भी संतोष हुआ। लेकिन जब हम उनके घर संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, तब ये नहीं कहते कि भाई ठीक हुआ, आदमी छूट गया। हम तब भी वहां हमारे शब्द जो होते हैं कैसे होते हैं, संवेदना युक्त होते हैं। उसमें कुछ पीड़ा का भाव होना चाहिए कि भाई जैसा भी हुआ ठीक नहीं हुआ। बुजुर्ग आदमी थे घर में ऐसा कहते हैं, राजस्थानी में कहते हैं घर में छत थी भाई, अब छत चली गई। तो हम जानते हैं यद्यपि यह जो हुआ यह इतना बुरा भी नहीं है जिसके लिए अत्यंत दुखी हुआ जाए ना। एक प्रकार से कहें तो वह संतोष का समय है, लेकिन तब भी हमारे शब्द वहां कैसे होते हैं, संवेदना से भरे होते हैं। कारण कि वह जो प्रसंग है और वह जो अवसर है, वहां की भाषा कैसी होनी चाहिए, संवेदना युक्त होनी चाहिए। तो जब हम उस प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग करना सीख गए हैं, भाषा का चयन करना सीख गए हैं, शब्दों का, वाक्यों का चयन करना सीख गए हैं, अब भाषा में दक्षता आई है। इन 5 चरणों से गुजरकर बालक भाषा में दक्ष होता है। विशेष रूप से जो पहली 4 दशाएं हैं, यह तो भाषा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है और अंतिम दशा उस सीखी हुई भाषा के प्रयोग से संबंधित है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, ये 4 चरण तो किस पर संबंधित है? ये चारों तो है भाषा सीखने से संबंधित। और अंतिम जो चरण है, 5वां, सबसे महत्वपूर्ण चरण, यह है भाषा के प्रयोग से संबंधित। ठीक, अब एक दो और संक्षिप्त बातें कर लेते हैं। अब भाषा के जैसे हम रूप की बात की कि भाषा के मुख्यतः 2 रूप है, मौखिक और लिखित, जिसे हम कहते हैं उच्चरित भाषा और
लिखित भाषा। तो अब इन दोनों में ही दो दो प्रारूपों का प्रयोग हम करते हैं। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलना और सुनना, लिखित भाषा यानी पढ़ना और लिखना। ठीक। अब मौखिक भाषा में जब हम बोल रहे हैं तो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, और सुन रहे हैं इसका मतलब दूसरे के विचारों को ग्रहण कर रहे हैं। उसी प्रकार जब हम लिख रहे हैं तो अपने विचार लिख रहे हैं, और जब हम पढ़ रहे हैं तो दूसरे के विचारों को पढ़ रहे हैं। अर्थात जब हम सुनते हैं, जैसे इस कक्षा को जब आप सुन रहे हैं तो भाषा के संबंध में जानकारी को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और मैं जब बोल रहा हूं तो अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूं, भाषा क्या विश्लेषण कर रहा हूं, भाषा को अभिव्यक्त कर रहा हूं। अर्थात जब हम सुनते हैं तो हम सीखते हैं, जब हम बोलते हैं इसका मतलब सीखी हुई बात को बता रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। वही दशा लिखित में होगी। ठीक। जब आप पढ़ रहे हैं इसी विषय वस्तु को, जब आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप उसे सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और जब इसी प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न किया जाए और आप उसका उत्तर लिखते हैं, मतलब आप अपने ज्ञान को, अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। तो यही दशा कौशल कहलाती है। जैसे मौखिक भाषा के दो पक्ष है, ग्राह्य पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, जिसे हम ग्रहण पक्ष, जिसे हम ग्राह्य पक्ष भी कहते हैं। और यही दो पक्ष लिखित भाषा के भी हैं, ग्राह्य पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। तो ग्राह्य पक्ष वे होंगे जहां हम स्वयं सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और अभिव्यक्ति पक्ष जहां हम अपना सीखा हुआ वापस बता रहे हैं। तो देखिए, मौखिक जब भाषा है तब हम सीखते कैसे हैं, सुनकर। और लिखित भाषा में कैसे सीखेंगे, पढ़कर। मौखिक भाषा में विचार प्रकट कैसे करेंगे, बोलकर। और लिखित भाषा में विचार कैसे प्रकट करेंगे, लिखकर। अर्थात मौखिक भाषा में और लिखित भाषा दोनों में एक एक पक्ष ग्राह्य पक्ष है, एक एक पक्ष अभिव्यक्ति पक्ष है। ग्राह्य पक्ष में आएगा पढ़ना और सुनना, जबकि अभिव्यक्ति पक्ष में आएगा बोलना और लिखना। ये पक्ष ध्यान रखें, इसका प्रश्न परीक्षा में किया जाता है। एक बार पुनः इस बात को दोहराएं सरल रूप में कि भाषाई कौशल में दो पक्ष होते हैं, एक ग्राह्य पक्ष, दूसरा होता है अभिव्यक्ति पक्ष, ग्रहण पक्ष, या जिसे हम आपको अधिकांश स्थानों पर यहां ग्राह्य पक्ष लिखा मिलेगा। तो ग्राह्य पक्ष में दो क्रियाएं हैं, सुनना और माफ कीजिए, सुनना और पढ़ना। ठीक, दो प्रक्रियाओं से हम ग्रहण करते हैं, जबकि दो ही प्रक्रियाएं अभिव्यक्ति में काम आती है। सुनने के साथ आती है बोलना, और पढ़ने के साथ होता है लिखना। तो दो पक्ष अभिव्यक्ति के और दो पक्ष है ग्रहण करने के। पक्षों का ध्यान रखें, ग्राह्य पक्ष है सुनना और पढ़ना, अभिव्यक्ति पक्ष है बोलना और लिखना। ये प्रमुख बात है। अब जब हम भाषा सीख रहे होते हैं तो भाषा जब बालक सीखता है तो बालक अपने मस्तिष्क में कल्पना करता है, चित्र बना के भाषा को सीखता है। और इस भाषा सीखने की प्रक्रिया में चार बिंबों की आवश्यकता होती है। यह प्रश्न पूर्व में परीक्षा में किया जा चुका है कि भाषा सीखने के कितने बिंब होते हैं। तो भाषा सीखने के चार बिंब हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। दृश्य, श्रव्य, विचार और भाव बिंब। दृश्य बिंब किसी वस्तु को देखना, तत्व को, चित्र को, प्रक्रिया को देखना और देखकर भाषा ग्रहण करना।
देखकर ज्ञान प्राप्त करना दृश्य बिंब है, और ध्वनियों को सुनकर ज्ञान प्राप्त करना श्रव्य बिंब है। सुनना, सुनकर अर्थ को, प्रक्रिया को समझना क्या है? श्रव्य बिंब। अब भाषा सीखने का जो आरंभ होता है यह प्रायः श्रव्य बिंब से होता है। सबसे पहले बालक सुनता है ध्वनियों को, फिर वस्तुओं को देखता है। तो ध्वनि को सुनना, वस्तु को देखना, यहां से तो भाषा सीखने का आरंभ होगा। फिर आता है विचार बिंब। विचार बिंब का अर्थ है जब वस्तु जिसके बारे में बालक ने पहले सीख रखा है वह यदि नहीं हो तब भी बालक उसकी कल्पना कर सके वह कैसा दिखता है। और फिर है भाव बिंब। यह विचार बिंब की भी विकसित अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं को उस वस्तु के साथ भावात्मक रूप से जोड़ लेता है। इसमें व्यक्ति स्वयं को किसी तत्व, चाहे वो प्राणी हो अप्राणी हो, उसके साथ भावात्मक रूप से जुड़ जाता है। जैसे दो उदाहरणों से इन दोनों प्रक्रियाओं को हम समझते हैं। एक कोई व्यक्ति है जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हमने देख रखा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी कोई विशेष वेशभूषा है, जैसे मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, या हमारे परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति है, या कोई पड़ोसी है, परिचित है, अच्छी रौबदार व्यक्तित्व, स्मरणीय आवाज, भारी आवाज, रौबदार चेहरा और सद्व्यवहार। ठीक, उस व्यक्ति को हमने देखा है और देखकर उसके व्यक्तित्व की कल्पना की, उसकी हमने आवाज भी सुनी है। अब उसके दृश्य और आवाज को हमने आपस में जोड़ लिया है। जैसे घर में भी हम करते हैं, बाहर जब कोई बोल रहा होता है तो अत्यंत परिचित व्यक्ति है तो हम आवाज सुनकर ही बता देते हैं कि फला व्यक्ति बोल रहा है, अर्थात वहां श्रव्य और दृश्य बिंब आपस में जुड़ गए हैं। फिर आता है विचार बिंब। अब यदि वह व्यक्ति हमारे पास उपस्थित नहीं है, लेकिन जब उसकी बात हो रही है तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन रहा है कि ये व्यक्ति कैसा है ना, कि फला व्यक्ति वहां से चलते हुए आ रहे हैं, उधर से उसकी कोई परिचित व्यक्ति उससे जुड़ी हुई घटना सुना रहे हैं ना, कि वह फला व्यक्ति थे, उस दिन ऐसी ऐसी बात हुई और वे वहां से इस तरह से आए और ये प्रतिक्रिया दी। तो हम उस प्रतिक्रिया देने की छवि को अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं। अब वह व्यक्ति वहां से कहीं चले गए, स्थायी रूप से हमारा पड़ोस छोड़कर किसी अन्य जिले में, राज्य में स्थानांतरित हो गए, वहीं के थे, मूल रूप से चले गए, या स्वर्गवासी हो गए। अब उस व्यक्ति के प्रति हमारा स्नेह और उस व्यक्ति का हमारे प्रति स्नेह इतना अधिक था कि उसके चले जाने से उसकी पीड़ा को हमने अनुभव किया है। अब जब कुछ समय बाद उसकी बात की जा रही है, उनके संबंध में कोई चर्चा आई कि भाई ये व्यक्ति थे, भाई क्या आदमी थे, बहुत बढ़िया, बहुत सज्जन, और उसकी बात करते करते हमारी हृदय सी फूट पड़ती है। हम इतने भावुक हो जाते हैं कि आंखों में पानी भर आता है। क्या है? भाव बिंब है। यह तो थोड़ी गंभीर दशा। दूसरी रोचक दशा बताएं। एक बालक है घर में, घर से बाहर कभी नहीं निकला, अब तक घर में ही है। बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है। बालक ने पहली बार आवाज सुनी, बड़ी अलग सी आवाज। तो बालक का ध्यान उधर गया। बालक ने, अरे ये क्या? तो हमने कहा ये कुत्ता है। अगले दिन बालक घर से बाहर आया, कुत्ता वहां घूम रहा है। मैंने कहा देख देख कुत्ता।
अब बालक ने कल शब्द सुना था कुत्ता, तो वो भौं भौं की आवाज। अब उसने बालक को स्वयं को उस कुत्ते को देख लिया। तो जब भौं भौं आवाज सुनी तब क्या था, क्या बना मस्तिष्क में, श्रव्य बिंब। अब बालक ने कुत्ते को देखा, क्या बन गया, दृश्य बिंब। अब वहां कुत्ता खड़ा खड़ा भौंक रहा है, ये दोनों बिंब क्या हो गए, मिश्रित हो गए। अब बालक घर में है, बाहर कुत्ता भौंक रहा है, और भौंकते ही बालक के मस्तिष्क में आवाज सुनते ही उस कुत्ते का चित्र फिर बन गया कि ऐसा ऐसा प्राणी है जो बाहर भौंक रहा है। उसे क्या कहा जाएगा, विचार बिंब। अब आता है भाव बिंब। आपने बालक का अच्छा बता कुत्ता कैसे करता है, तो बालक उसी की तरह चौपाया होकर करता है, भाव भाव। तो वहां दशा कैसी, वह स्वयं को उस प्राणी के रूप में ही देख रहा है, स्वयं क्या हो गया है, चौपाया बन गया है, घुटनों के बल चल रहा है और उसी की तरह भौंक रहा है। क्या हो गया, भाव बिंब। तो भाव बिंब का अर्थ है किसी वस्तु को अपने भीतर तक अनुभव करना, उसे पूरी तरह हृदयंगम कर लेना। और ये भाव बिंब जो है, विशेषकर जब हम किसी फिल्म को देखते हैं, चलचित्र जब देख रहे हैं, कोई धारावाहिक देख रहे हैं, कोई गीत सुन रहे हैं, कविता सुन रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, और उसके यदि किसी दारुण दृश्य को देखकर, किसी करुण दृश्य को देखकर रुलाई फूट पड़ती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, यह दशा कैसी है, भाव बिंब की। अर्थात उसकी पीड़ा को हम क्या कर रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं। या हम देखते हैं मार्ग पर चलते हुए दो चार बच्चे हैं और वो अपनी धुन में मस्त हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं आसपास कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और वे अपनी अटखेलियों में लगे हुए हैं। हम वहां रुक गए और उन्हें देख रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं आप देख रहे हैं, पर उनकी गतिविधियां देखकर लगता है कि वाह, आनंद कर रहे हैं ये तो। और उन्हें प्रसन्न देखकर हम भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहे हैं, यद्यपि न तो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, न हम उन्हें जानते हैं, लेकिन तब भी हम उस दशा से क्या हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। क्या दशा है, भाव बिंब की। अर्थात किसी दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, तत्व से भावात्मक रूप से जुड़ जाना, यह भाव बिंब है। यद्यपि बालकों को खेलते हुए देखना और प्रसन्न हो जाना, यह शुद्ध रूप से भाषा का व्यवहार नहीं है, परंतु वास्तव में यह जो संवेदना है, यह जो स्थानांतरण है, भावों का जो स्थानांतरण है, यह भाषा के संदर्भ से ही उत्पन्न होता है। और ये जो उदाहरण है, वास्तव में उस भाव बिंब को समझने की बात है। किसी कविता को पढ़ा, किसी कहानी को पढ़ा, आप आनंदित हो रहे हैं, भाव बिंब। उस दृश्य को आप देख पा रहे हैं, वह भाव बिंब है। कहानी में किसी पात्र का जो चरित्र चित्रण किया गया है, उससे आप उस पात्र की कल्पना कर लेते हैं कि वह पात्र कैसा दिखता है, क्या है, भाव बिंब है। और जब बालक भाव बिंब की दशा तक पहुंचता है, वह भाषा में अत्यंत गहन दशा हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति भाषा के कुशल रचनाकार होते हैं। ठीक। अब कहीं कहीं एक दो बार परीक्षाओं में बोली के संदर्भ प्रश्न किया गया है। भाषा की तो सामान्य परिचय हम बात करें, यहां तक हो गया। एक दशा कहीं जो प्रश्न किया जा सकता है, बिल्कुल हल्का विषय है, बोली। बोली वास्तव में भाषा का ही एक रूप है। भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, एक सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले भाषा का जो स्थानीय रूप है, उसे बोली कहा जाता है। ठीक। बोली वास्तव में एक प्रकार से क्या है, उपभाषा है। उस भाषा से जुड़ी हुई भाषा के कुछ शब्द, कुछ प्रक्रियाएं उस बोली में आएंगी, लेकिन कुछ उसकी अपनी होगी। बोली भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल का रूप है। बोली का कोई व्याकरण और शब्दकोश नहीं होता, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें। भाषा जो है, भाषा का अपना व्याकरण है, भाषा की अपनी, भाषा का अपना शब्दकोश है, लेकिन बोली के साथ ऐसा नहीं है। बोली का न तो व्याकरण है, न ही शब्दकोश है, और इसीलिए बोली जो है वह हर कुछ अंतराल में बदल जाती है। अलग अलग एक ही क्षेत्र में बोली भले ही एक ही नाम से जानी जाती हो, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग होता है। ठीक। इसका कारण यही है कि वह व्याकरण से बद्ध नहीं है, जबकि भाषा में एक रूपता का एक मूल कारण
व्याकरणबद्ध भी होना है। जैसे हम बात की भाषा का एक मानक रूप होता है, तो उस मानक रूप को लाने में व्याकरण का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब भाषा और बोली में मूल अंतर क्या है कि भाषा का क्षेत्र जो है, भाषा का क्षेत्र अत्यंत क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होगा। भाषा विकसित रूप है, बोली भाषा का ही अविकसित रूप है। भाषा का व्याकरण भी है, भाषा का अपना शब्दकोश भी है। बोली में न तो व्याकरण है और न ही शब्दकोश है। ठीक, भाषा में साहित्य रचा जाता है, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। ठीक, तो ये हमारी मूल चीजें हैं भाषा और बोली के संदर्भ जो अंतर है, इसे भी थोड़ा ध्यान रखें, संभव है परीक्षा में कहीं इसका प्रश्न मिल जाए। ठीक, ये तो ये हमारे भाषा का परिचय और भाषा को सीखने की प्रमुख प्रक्रियाएं, प्रमुख बिंब, प्रमुख चरण, इन सब की बात हमने की। भाषा सीखने के जो कौशल है, ग्राह्य पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष, साथ ही भाषा सीखने की प्रक्रिया, तो जो हमने आरंभ में बात की थी, हम किन किन तत्वों की चर्चा करेंगे, उन सभी तत्वों पर हमने बात की। भाषा क्या है, भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित, भाषा की प्रकृति, भाषा की विशेषताएं, भाषा क्या है, बोली क्या है, इनमें अंतर समझा हमने। भाषा सीखने का मनोविज्ञान, भाषा सीखने की प्रक्रिया और भाषा सीखने के बिंब। यह तो हुआ भाषा और उसे सीखने की प्रक्रिया का परिचय। कल की कक्षा में हम बात करेंगे भाषा को सीखने की जो 4 दशाएं हैं, जिन्हें हम भाषा के कौशल कहते हैं। ये कौशल क्या है, किस क्रम से होते हैं, उसी क्रम से क्यों होते हैं और प्रत्येक कौशल की अपनी क्या विशेषता है, प्रत्येक कौशल की क्या आवश्यकता है, वे कौशल बालक में किस प्रकार विकसित किए जा सकते हैं। तो कल की कक्षा से हम चर्चा शुरू करेंगे भाषा के 4 कौशलों की। ठीक है, तब तक इसे एक बार पढ़ें, सरल सा विषय है, एक बार पढ़ेंगे तो संभवतः निश्चित रूप से समझ में आ ही जाएगा। संभवतः तो क्या, निश्चित रूप से समझ आ जाएगा। कल से हम इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण भाग, भाषा के कौशल, उसकी चर्चा शुरू करेंगे। ठीक, तो शेष चर्चा के लिए हम कल मिलते हैं।